बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। असल में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और हमने इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो भी पढ़े हैं। अब जो कुछ इसके ऑर्गेनेलीज है वो भी हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में जो है ना उसके बारे में हमने बताया हुआ है। तो टॉपिक सिंपल सा ही है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये बना हुआ किस तरह है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। बैक्टीरिया क्या चीज़ है? सबसे पहले तो बैक्टीरिया को हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक है, कि ये जो है ना इसमें न्यूक्लियस नहीं है या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह कि प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, ये किंगडम मोनेरा में रखा गया है क्योंकि किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हमने रखे हुए हैं। ये सबसे छोटा और सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया पर। मतलब अगर दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब में से छोटा और सब में से सिंपल सादा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो आते हैं इसकी तरफ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ। ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना मतलब इधर बताया हुआ है कि ये सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस तरह है ना कि कुछ चीज़ें इस बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे जो कि कुछ बैक्टीरियाज में नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया एक ही जैसे हों। कुछ बैक्टीरिया में ये चीज़ें पाई जाएगी, कुछ में नहीं पाई जाएगी। जिस तरह के हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, तो सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि मतलब इसमें डिफ़र करेगी कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें सब में कॉमन है। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस तरह के साइटोप्लाज्म है तो सब में कॉमन है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सेल वॉल, इसके हम ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज मौजूद है। तो सबसे पहले इसका है सेल वॉल। सेल वॉल हमने पहले भी इस पर काफ़ी डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है कि सेल वॉल क्या चीज़ है। और सेल वॉल हमने ये भी कहा था कि ये 3 तरह का होता है। एक प्लांट का सेल वॉल होता है, एक जो है वो फंजाई का सेल वॉल होता है, और एक बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। जो किंगडम मोनेरा में जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका सेल वॉल होता है। तो वो हमने ये कहा था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल है और वो म्यूरीन से बना हुआ है। म्यूरीन असल में क्या चीज़ है? पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टाइड्स है और ग्लूकोज है, मतलब प्रोटीन और ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है। एब्सेंट एंड माइकोप्लाज्मा। अच्छा, ये माइकोप्लाज्मा जो कि बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तो एक तो इसका आ गया सेल वॉल। सेल वॉल हम कहते हैं, ये देखें आप, ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड कलर, ये इसका सेल वॉल है। ये देखिए, ये रेड कलर का कवर जो आपको नजर आ रहा है ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। बैक्टीरिया के सेल वॉल के इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन और आउटर साइड पे कैप्सूल होता है। कुछ में कैप्सूल होता है, कैप्सुलेटेड होता है, और कुछ में कैप्सूल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं। रेगुलेशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट ऑफ प्लास्ट पार्टिकल्स। ठीक है। अगर ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ हम आते हैं। ये इसका क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अगर सेल से कोई चीज़ आउट हो रही है और सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है, उस प्रोसेस को रेगुलेट करता रहता है। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर कोई चीज़ अंदर आ रही है, कोई चीज़ से बाहर जा रही है, इन चीज़ों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया हुआ, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, मीजोसोम क्या चीज़ है? यही सेल मेम्ब्रेन अगर इन साइड पे इन्विजिनेट हो जाता है, मतलब यही सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ यूं मुड़ जाता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर बना देता है, जिस तरह के ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसने। तो इस स्ट्रक्चर को हम मीजोसोम का नाम देंगे। ये इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, असल में ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो गया है, अंदर की तरफ बेंड हो गया है। ठीक है। तो इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है? हेल्प एंड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। जब ये सेल डिवाइड होता है और मतलब 2 सेल बनते हैं, साइटोकाइनेसिस होती है, तो ये चीज़ इसमें हेल्प करती है। दूसरी बात ये है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में भी करता है, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। असल में
जो रेस्पिरेशन का अमल होता है एक आम यूकेरियोटिक सेल में, तो वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जो है वो एनर्जी बनाता है। लेकिन ऐसी चीज़ या माइटोकॉन्ड्रिया वो तो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या ऐसी चीज़ मौजूद है जो ये रिस्पायरेशन में हेल्प देती है? तो मीज़ोसोम जो है ये रिस्पायरेशन मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प देती है, जो कि एंजाइम वगैरह जो सेल डिवीजन के लिए जो एंजाइम क्या कहते हैं रिस्पायरेशन के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं वो यहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इनवर्ड फोल्डिंग इसकी हो गई। ये क्या इन्विजनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको मीजोसोम कहेंगे। और ये सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में जो है ना वो हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा राइबोसोम क्या चीज़ है? राइबोसोम इसके अंदर पड़े हुए, हमने पिछले लेक्चर में ये भी कहा था कि राइबोसोम वाहिद ऑर्गेनेलीज है जो कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मौजूद है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या चीज़ है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म ने कहा था ना। तो इस तरह ये हमारे पास के हमने ये कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जो है वो राइबोसोम मौजूद होता है, जो कि प्लांट्स जो कि प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी, दोनों में मौजूद है। अच्छा, ये जो हमारे पास राइबोसोम है, ये राइबोसोम यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ के राइबोसोम, बैक्टीरिया के राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 70S कहलाते हैं। इसका जो सेडिमेंटेशन रेट है, जो सेडबर्ग यूनिट है इसका, वो 70S है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक का था वो 80S था। दोनों में फ़र्क है। सेल मेम्ब्रेन जो क्या कहते हैं कि अपना राइबोसोम है, राइबोसोम पे मेरा एक कंप्लीट लेक्चर मैंने पिछली क्लासों में दिया हुआ है, वो जो है ना चैनल में पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि इसके फर्दर कुछ यूनिट्स है वो भी मैंने जो है ना वो डिफ़ाइन किए हुए हैं, और इसको 70S क्यों कहा जाता है, 80S क्यों कहा जाता है, वो पिछले लेक्चर्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ के जो राइबोसोम है वो 70S होंगे। और राइबोसोम असल में है क्या चीज़? ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो कि प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अच्छा फ्लैजेलम की तरफ आते, ये जो पार्ट है इसका, ये फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम हमने कहा था फ्लैजेलिन यूनिट से बने हुए होते हैं, और ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या हरकत करने के लिए जो इसको हेल्प देता है, जो इसको मदद करता है, वो फ्लैजेला होता है। ठीक है, अच्छा सिंगल होता है तो फ्लैजेलम, और काफ़ी ज़्यादा हो तो फ्लैजेला। मतलब हम सिंगुलर प्लूरल में ये इस तरह जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फ्लैजेला ज़्यादा को कहते हैं, फ्लैजेलम सिंगल को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये फ्लैजेलम मौजूद है। ये देखें, ये एक फ्लैजेलम मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो इस पे भी मैंने सिलिया और फ्लैजेला पे एक लेक्चर दिया हुआ है, तो वहाँ इसमें इसकी काफ़ी डिटेल मौजूद है। पिछले लेक्चर्स में मैंने सिलिया और फ्लैजेला पे भी लेक्चर दिया हुआ है, वो उधर जाके आप देख लें। लेकिन इधर सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि ये जो है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आता है, ये देखिए हेल्प इन मूवमेंट। अच्छा कैप्सूल, कैप्सूल ये आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक कलर में है ये रेड कलर के साथ इस तरह अटैच हुआ है। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर का जो कैप्सूल है वो अटैच्ड है कहाँ से? सेल वॉल के साथ। तो इधर देखें कि कैप्सूल जो है ये पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है या पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ है या ग्लूकोज से बना, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, या फिर दोनों की कम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ठीक है, और एक हम कहते हैं कैप्सूल, तो इसकी अटैचमेंट टाइट होती है। जो कैप्सूल है इसकी अटैचमेंट वाल के साथ टाइट होती है, तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। और अगर इसकी अटैचमेंट थोड़ी सी लूज हो तो उसको हम स्लाइम कहेंगे, लूजली अटैच। ठीक है, अच्छा कैप्सूल की जगह पर कई कई जगहों पे आप देखेंगे स्लाइम लिखा होता है, तो स्लाइम और कैप्सूल में थोड़ा सा फ़र्क है। कैप्सूल टाइटली अटैच्ड होता है और स्लाइम जो है वो लूजली अटैच होता है। ठीक है, अच्छा प्रिवेंट वाटर मूविंग आउटसाइड, मतलब ये एक तो मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी वाटर है,
तो ये वाटर यहाँ से ऐसा ना हो कि एस्केप हो जाए, सही है। तो फिर साइटोप्लाज्म में वाटर की कमी आएगी। इस कमी को मतलब इसको बरकरार रखने के लिए, इसकी नमी को, इसके अंदर के कंटेंट को, मतलब जिस तरह इसको होना चाहिए, जितनी इसमें मतलब जो है ना वो वाटर की मकदार जितनी अंदर होनी चाहिए, उसको बरकरार रखने के लिए और उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करने के लिए कैप्सूल जो है वो जो है ना वो काम करता है। और दूसरी बात ये कि एक जगह पे काफ़ी सारे अगर बैक्टीरियाज पड़े हुए हैं तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं ये कैप्सूल के थ्रू, मतलब इनका कैप्सूल आपस में मिला हुआ होता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ यूँ, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कैप्सूल है, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा बैक्टीरिया, यूँ ये देखें तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इनके कैप्सूल मिले हुए हैं, देखें। अच्छा, क्रोमोसोम, डीएनए और प्लाज्मिड। अच्छा, क्रोमोसोम, डीएनए, प्लाज्मिड मैंने तीनों एक जगह पे लिख लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होता है, जो इसका डीएनए होता है, ठीक है, जो इसका जेनेटिकल मेकअप होता है कि ये किस चीज़ से बना और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसका सारे का सारा कोड ये क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। क्रोमोसोम कलर बॉडी को कहते हैं। इस पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है कि क्रोमोसोम क्या चीज़ है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो मैंने क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल का बताया हुआ है और उसमें मैंने ये कहा कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए मतलब उसके अंदर मौजूद है, जो कि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो डीएनए है, ठीक है, इसका जो डीएनए है वो, या क्रोमोसोम जो इसका है, इसका जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन कोई नहीं है। ये बात ज़हन में याद रखें कि इसका जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से बना हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद नहीं है। इसका नाम हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और ये डीएनए जिस जगह पर पड़ा होता है, जिस जगह पर ये डीएनए पड़ा हुआ होता है उस जगह को न्यूक्लियाइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये बात आप लाजमी जहन में याद रखें, क्योंकि अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें तो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो एक न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए होते हैं। लेकिन इधर इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। ये तो प्रोकैरियोटिक है, बिफोर न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म है। तो असल में इसको कवर किया हुआ है किस चीज़ ने, न्यूक्लियाइड ने कवर नहीं किया, बल्कि ये जिस जगह पे पड़ा हुआ है उस इलाके को, उस जगह को न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में आ गया। एक आता है हमारे पास प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है ये देखिए आप, सर्कुलर डीएनए इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद होता है ये बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये सर्कुलर डीएनए क्या चीज़ है, इसके अंदर भी जीन मौजूद होते हैं, और वो कौन से जीन होते हैं, वो रेजिस्टेंट जीन होते हैं। असल में आपने देखा होगा कि कुछ लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, एक दफ़ा वो इस्तेमाल करते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगली दफ़ा जब वो उसको यूज़ करते हैं वो उससे ठीक नहीं होते। वो कहते हैं यार मैंने पिछली दफ़ा इसको यूज़ किया था लेकिन मैं ठीक हो गया था, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पिछली दफ़ा मैंने सिर्फ 2 गोलियाँ इस्तेमाल की और मैं ठीक हो गया था। असल में मसला क्या होता है, कभी कभी हम तो ये शक कर लेते हैं कि यार मैंने वो पिछली दुकान से लेते, या तो ये गोलियाँ 2 नंबर है। वो ऐसा कुछ नहीं होता, गोलियाँ 2 नंबर नहीं होती। असल में काम क्या होता है कि एक दफ़ा जब हम एक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो डॉक्टर हमें लाजमी बताता है कि आपने डोज मुकम्मल लेनी है, ठीक है। अगर 6 गोली है तो 6 खानी है, 10 गोली है तो 10 ही खानी है, ठीक है। अगर आप ठीक भी हो जाएं फिर भी आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम क्या करते हैं, 1-2 गोलियां खाते हैं। तो बैक्टीरिया का एक्टिविटी, अगर बैक्टीरिया अपने एक्टिविटी को छोड़ देता है थोड़ा सा, मतलब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो हम बेटर फील करते कि चलो हम ठीक हो गए। लेकिन हम ठीक नहीं हुए होते, हमारे अंदर बैक्टीरिया फिर भी मौजूद होता है, लेकिन वो सिर्फ एक्टिविटी छोड़ देता है। फिर जब वो थोड़े से एंटीबायोटिक हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हम महसूस कर लेते हैं कि हम ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये जीन डेवलप करता है, एक क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप करता है उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। जब वो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप करता है तो वो फिर दोबारा आप पे अटैक कर लेता है, और फिर जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर असर नहीं करते। तो ये एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है और करता आ रहा है।
मतलब पिछले ज़माने में जो भी एंटीबायोटिक यूज़ होते थे, बंदा एक गोली खाए और ठीक ठाक है, सही है। तो मतलब जो है ना वो पिछले एंटीबायोटिक काम करते थे, लेकिन जो 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 टाइम गुजरता है, जितना मतलब वक्त गुजरता रहता है, तो बैक्टीरिया हमारे साथ साथ स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इस तरह एंटीबायोटिक में भी तब्दीली आ रही है। वो वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, लेकिन ये जो है ना, इसमें रेजिस्टेंट जो जीन होते हैं वो मौजूद होते हैं, और ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है मुख्तलिफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ख़िलाफ़। अगर इसके हैवी मेटल्स है, अगर वो इसके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज होते हैं, इसको डैमेज करते हैं, तो उस मेटल्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है। और उसके अंदर जो जीन मौजूद होता है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो प्लाज्मेट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, यह तक काफ़ी था, इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं क्या कहते हैं, अच्छा, नो प्रोटीन सर्कुलर डीएनए प्लाज्मेट। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस ये पिलाई या क्या कहते हैं कि पाइली, कोई कहता है, कोई पिलाई कहता है, पाइली। ठीक है, पाइली क्या चीज़ है, ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी के ऊपर बने हुए हैं, इसको हम पाइली कहते हैं। ये पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ है, इसको हम इसलिए पाइली कहते हैं। और ये अटैचमेंट टू द होस्ट, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होने के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। या एक बैक्टीरिया होस्ट के साथ, ये अगर किसी चीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है, किसी सेल के ऊपर अटैक कर रहा है, तो सेल के साथ अटैचमेंट के लिए ये पाइली यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, पाइली यूज़ होता है। अच्छा, बैक्टीरिया एक तरह का हम कह लेते हैं कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्या करता है, पाइली के ज़रिए अटैच हो जाता है। ये देखिए, ये पाइली के ज़रिए अटैच हो जाता है। वो किस मकसद के लिए, हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके दौरान। असल में ये किस अमल के दौरान यूज़ होता है, कॉन्जुगेशन। इधर मैंने कॉन्जुगेशन का नाम सिर्फ लिखा हुआ है। कॉन्जुगेशन असल में ये चीज़ है कि इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, और ये बैक्टीरिया नंबर 1 बैक्टीरिया नंबर 2 के साथ कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप कर लेता है। ये जो पाइली है, इसके ज़रिए इसके साथ अटैच हो जाता है। और ये हालो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये असल में क्या चीज़ है, हालो है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है। तो ये इसके साथ ये ट्यूब कनेक्ट कर लेता है, और फिर उसके अंदर जो है अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर लेता है। इस अमल को कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया के कुछ जो ऑर्गेनेलीज थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया, और कुछ चीज़ें हम आगे जाके भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया प्रोडक्शन किस तरह करेगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में होगा। हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।